नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गरीबों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी हुकूमत। सोनिया गांधी और खड़गे की नए कानून पर कड़ी तनकीद। उमर खालिद को क्यों जमानत नहीं दी जा रही, महबूबा मुफ्ती का सवाल। मामले को नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल करार दिया। आरएसएस बीजेपी की करीब नहीं है, मगर हम अपने मिशन के लिए काम करते रहेंगे। संघ के सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क। और दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। अगले साल होगा नई पॉलिसी का ऐलान। बदतरीन फिजाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत का फैसला। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी बिल 2025 VBG रामजी को मंजूरी दे दी। सदर जमहूरिया की मंजूरी के साथ अब यह बिल कानून बन गया। इससे कबल यह बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास हो चुका था। नए कानून के तहत अब देही खानदानों को हर माली साल 125 दिन के कानूनी उजरत वाले रोजगार की जमानत दी जाएगी। देही रोजगार के हवाले से राइज साबिका यूपीए हुकूमत के मशहूर और कामयाब कानून कहे जाने वाले महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट यानी मनरेगा को बदलकर मरकजी हुकूमत के जरिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन देही VBG रामजी नामी बिल को कांग्रेस पर पार्लियामानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने निशाना बनाया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के लिए लिखे एक मजमून में सोनिया गांधी ने मनरेगा कानून ख़त्म करने और बाबा कौम महात्मा गांधी का नाम हटाने के लिए मरकजी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। दूसरी जानिब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस नए कानून पर अपनी तशवीश इजहार करते हुए कहा कि और ये इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत गरीबों को अमीरों का गुलाम बनाने के मकसद से ये नया कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि पूरे साल रोज़गार की गारंटी ख़त्म कर दी गई है। रियासती हुकूमत से कहा गया है कि वो खेती के मसरूफ़ मौसम के दौरान 7 दिन ऐसे मुंतखब करें जब कोई काम नहीं किया जाएगा। मनरेगा का सबसे बड़ा असर ये था कि इसने देही हिंदुस्तान में बेज़मीन गरीबों की मोल भाव करने की ताकत को बढ़ाया, जिससे खेती की मजदूरी नए कानून के तहत ये मोल भाव करने की ताकत साफ तौर से ख़त्म हो जाएगी। Manrega is lifeline for the poor. They purposely destroying that act, and the villagers, poor villagers and farm laborers, he want to make them slaves of the rich people. Therefore, we fought for that to retention the Manrega Act, original act, and also whatever the provisions are there, they should be retained there. A new act I condemn, and it is only helping the government. And he has also increased the contribution of the state. Earlier it was 90 to 10%. 90% Government of India, 10% state government. Now he has made 60-40. It means that he don't want to help the states. He want money from state government, and he want to make less his contribution. That itself shows that he has no interest in the development of poor people, and is what I can say, a Narega which helped in COVID, a Narega which helped poverty eradication, and Narega helped so many people to develop and create assets, that is road, tanks, school buildings, Anganwadi buildings. All this has been done
through that scheme only. But he is not liking that. Just he wanted to curb such things and also make poor people more poor, and he want to suppress them. Will go for agitation, sir, on this one? No, we are going to agitate. We have told already our people in each state, each district, the agitation should be taken place and it should be continued, not closed. And even opposition parties are also supporting us. आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने इतवार के रोज कहा कि तंजीम का कोई सियासी एजेंडा नहीं है और इसे बीजेपी के नुक्ता नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। मोहन भागवत ने आरएसएस की 7 साला तकरीबात के ज़मन में कोलकाता में आरएसएस 100 लेक्चर सीरीज़ प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि आरएसएस को तंग या तकाबुली फ्रेमवर्क से नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर आप आरएसएस को समझना चाहते हैं तो आपको इसका तजुर्बा करना होगा, मवाजना करने से गलत फहमियाँ पैदा होंगी। संघ आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से दूरियां क्यों बना रहा है? और अच्छा, तो ये मेरे समझ में नहीं आया, हम दूरियां बना रहे हैं नहीं क्या बना रहे हैं। भाजपा के नाते शीर्ष नेतृत्व से हम सदैव दूर रहे, पहले से दूर रहे, जनसंघ के जमाने से। हमारे स्वयंसेवक वो हमारे हैं, हम भाजपा के सभी नेताओं से बहुत दूर रहते हैं। नरेंद्र भाई हमारे स्वयंसेवक है, अमित भाई हमारे स्वयंसेवक है, बहुत स्वयंसेवक है, उनसे सदैव निकट रहते हैं। स्वयंसेवक है हमारे, और कोई कारण नहीं, यहाँ राजनीति नहीं है। अभी परसों में अंडमान में जाकर सावरकर जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। अमित भाई मेरे पास बैठे थे ना, निकट ही तो थे, अब कुर्सी में अंतर था, वो मेरे हाथ में नहीं था, वो लोगों ने रखा था। तो ये दूरियां नजदीकियां, ये सब बाहर नैरेटिव जो आता है ना आपके पास मीडिया से, वो देखकर आप कह रहे हो, ऐसा है नहीं भाई। संघ अत्यंत निर्मल संगठन है, जिनके साथ संबंध है वो बीजेपी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके यहाँ आना जाना हमारा नित्य चलते रहता है और छुपा के नहीं रहता, जो है वो सबके सामने। अगला प्रश्न, श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनाने और धारा 370 हटाने का बाद संघ के और क्या लक्ष्य है? तो संघ का ये लक्ष्य था ही नहीं ना, ये तो जाते जाते एक काम हिंदू समाज का हो गया, वो कर लिया। स्वयंसेवक को समाज भी लगा था, केवल संघ नहीं लगा था, स्वयंसेवक भी लगे थे, समाज के साथ हम सब थे। हमारा लक्ष्य तो संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना है और दूसरा कोई लक्ष्य है नहीं। मैंने बताया, ये होने के बाद हमको दूसरा कोई काम भी नहीं करना है। एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन लेके संघ चला है। वो उद्देश्य प्राप्त होने के बाद संघ और कुछ नहीं करेगा। क्या होगा उस समय संघ का, उस समय के लोग तय करेंगे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बिहार काबीना में तोसी और दीगर उमूर पर उन 2 रहनुमाओं के बीच तबादला ख्याल हुआ। नीतीश कुमार ने ताहम वजीर आजम की रिहाइशगाह से बाहर निकलते हुए मीडिया के नुमाइंदों से बात करने से गुरेज किया। वजीर आजम के दफ्तर ने भी दोनों की बातचीत के मौजू पर कोई बयान जारी नहीं किया है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर अजमेर पहुँचे। दरगाह में हाज़िरी से कबल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह मुल्क में अमन व आशती के लिए हवाले से दुआ मांगने के लिए अजमेर आए हैं। हर साल हम जाते हैं, पिछले साल भी गए थे और इस बार भी उर्स के समय में। और अजमेर दरगाह जाना खुशकिस्मत की बात है कि मैं दरगाह में जाकर के फिर अपना जितना भी जो दिल का तमन्ना है, जो मांगना है, मांगेंगे और फिर दुआ मांगेंगे कि सबको, देश को खुशहाली रखे और हमारे देश का जो सौहार्द बनाए रखे, शांति हो सब लोग और विकसित राष्ट्र की तरह हम बढ़े। हमारा तो यही दुआ मांगेंगे।
कार्यक्रम में नाम बदलाव को लेकर राजनीतिक पार्टी या सर ये तो राजनीति हो गया। मैं तो राजनीति के लिए आया नहीं हूँ। मैं तो अभी जब अजमेर दरगाह में जाते हैं तो फिर राजनीति का बात हम नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश असेंबली का सरमाई अजलास जारी है। इस दौरान समाजवादी पार्टी मुख्तलिफ मसाइल पर हुकूमत को घेरने में मसरूफ़ है, जिसमें कोटीन वाले कफ सिरप का मामला सबसे अहम है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी ने अजलास के शुरू से ही हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अपोजिशन का मुतालबा है कि ऐवान में कोटीन पर बहस की जाए, वहीं हुकूमत अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अपोजिशन के मुतालबे के जवाब में पार्लिमानी उमूर के वजीर सुरेश खन्ना का कहना है कि कोटीन की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। सरकार का कुछ काम है नहीं है, कभी ये बजट लाएगी कभी वो बजट लाएगी, खर्च नहीं कर पाना 1 रुपए। आप देखोगे हर साल पीडब्ल्यू की इतना भारी भरकम बजट होता है, अनुपूरक में भी बजट की व्यवस्था होगी। रोडें आप देख रहे हो पूरे उत्तर प्रदेश की खराब है। मेरे चित्रकूट में तो ये नहीं समझ में आता कि रोड में सड़क गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं। इस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको बेनकाब करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, वंदे मातरम को लेकर के भी आज चर्चा होनी है, क्या कुछ मुद्दे? वंदे मातरम की आस्था पूरे समस्त देशवासियों के हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने अपने आरएसएस कार्यालय पर 50 साल भारतीय जनता पार्टी के देश का झंडा न फहराया हो, वो राष्ट्र गीत की बात करें। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि सदन और बढ़े, 3 दिन नहीं सदन को 15 दिन करें। रोज आप वंदे मातरम की चर्चा करिए। जो अन्य मुद्दे हैं जो देश और प्रदेश के हित, उनकी बात होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, जानबूझकर जो लोगों की जन समस्या है उनसे भटकाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि सदन बढ़े और ज्यादा से ज्यादा मामले सदन में उठें। देखिए, आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जनहित के मुद्दे को लेकर, और ये जो हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये चित्रकूट ट्रेजरी घोटाला है। इसमें करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला है। हम लोग सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि ट्रेजरी घोटाले को इसकी स्पष्ट रूप से जांच कराई जाए या सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि ये जो घोटाला हुआ इसमें दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। ये घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, करीब 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। इसलिए सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम नहीं है, सिवाय ऐसा मुद्दा उठाना जो जनता के बीच वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी कभी आज़ादी लड़ाई में इनके लोग बहुत साथ नहीं थे। ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सिर्फ हैं, वंदे मातरम कोई विरोध थोड़ी है। उमर खालिद की जमानत का मामला हमेशा सुर्खियों में रहा है और अब जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर खालिद की जमानत से इनकार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उमर खालिद ने कुछ गलत नहीं किया या कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने शराफत की कोई हद नहीं तोड़ी, लेकिन उन्हें 5 साल से जमानत नहीं दी गई। बड़ी मुश्किल से उन्हें अपनी बहन की शादी में शिरकत की इजाज़त मिली है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम नौजवानों के साथ बातचीत तक नहीं करते कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इनके जहनों में क्या मसाइल है, वो किस से बात करें। मुझे नहीं मालूम कि आप जम्मू में कितना बात करते हैं, लेकिन कश्मीर में नहीं करते। दिल्ली में गुज़िश्ता कई माह से जारी जहरीली फ़िज़ाई आलूदगी के लिए हर तरफ से तनकीद का सामना करने वाली दिल्ली हुकूमत अगले माली साल से नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी में है। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा करना नहीं है, बल्कि आलूदगी के सबब हवा को साफ करना भी है। इस निज़ाम को पहली बार दिल्ली में नाफिज किया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत ने साल 2030 तक 5000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हदफ मुकर्रर किया है। इसमें हर स्टेशन पर 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट्स होंगे। इन चार्जिंग स्टेशन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टी लेवल पार्किंग, सरकारी इमारतें और दफ्तर कायम किए जाएंगे। दिल्ली के वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आलूदगी पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम पर बात करते हुए इस बात की तस्दीक की। दिल्ली में जो कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का थोड़ा असर दिखाई दिया, जिसके चलते बहुत मौसम आज भी खराब है। दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जब से हमने ग्रेड 4 के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उसका एक अच्छा रिजल्ट मिला। दिल्ली में पीयूसीसी में अब तक 2,12,332 इस दौरान कल रात तक पीयूसीसी हुए हैं। 2,12,332
12,332। ये पिछले जब से हमने ग्रैफ 4 के साथ साथ नो पीयूसीसी नो फ्यूल लगाया है तब से टोटल नंबर है ये पीयूसीसी का 2,12,332 16 तारीख से। और अब तक लगभग 10,000 ऐसे पीयूसीसी जो फेल हुए हैं। अक्सर कहा जाता है कि पीयूसीसी कराने गए तो ऐसे ही शायद सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता। जो फेल होते हैं उनको दोबारा से कराना पड़ता है, अपनी जाके गाड़ी ठीक करानी पड़ती है, पोल्यूशन ठीक कराना पड़ता है। ऐसा नंबर भी 10,000 है जिन लोगों ने अब तक पीयूसीसी सर्टिफिकेट के लिए गए थे और उनकी गाड़ी फेल पाई गई, मापदंड पोल्यूशन के ठीक नहीं पाए गए, उनको दोबारा कराने पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से दिल्ली के अंदर एक्सटेंसिव ड्राइव चल रही है। जितनी पोल्यूटिंग फैक्ट्री है हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उन प्रॉपर्टीज को सील किया जाएगा। उन ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को सील किया जाएगा, उनको कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब कोई चांस नहीं, बहुत उनको चांस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आज से उनको सीलिंग के प्रोसेस में सील करने का काम किया जाएगा। दूसरा, जिन इंडस्ट्रीज ने ओसीईएम के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया, 31 तारीख लास्ट थी, अगर उनकी भी कार्रवाई अभी तक उन्होंने नहीं अपना अप्लाई किया होगा तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के अंदर क्योंकि ग्रैफ 4 के साथ साथ ये रिस्ट्रिक्शन है वर्क फ्रॉम होम की, ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ प्राइवेट कंपनी जो हैं इसको पूरा मान नहीं रही, तो उनको भी आग्रह है, उनको भी इसको पूरा मानना है। और अगर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनी की बाय नेम हमारे तक शिकायत पहुंचेगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। आज सभी एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर्स डीपीसीसी के साथ जो अनऑथराइज्ड इंडस्ट्री है उसका भी सीलिंग का प्रोसेस एमसीडी की तरफ से शुरू किया गया है। अगर ओलंपिक्स में गैर मुसावात का कोई मुकाबला होता तो इसमें हिंदुस्तान सोने के तमगे का सबसे मजबूत दावेदार होता। वर्ल्ड इक्वालिटी लैब की जानिब से जारी की गई वर्ल्ड इक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के लिए एक बार फिर इस हकीकत पर मुहर सब्त कर दी है कि आमदनी और दौलत के इर्तिकाज़ के मामले में हिंदुस्तान उन ममालिक में सरे फहरिस्त है जहाँ तरक्की के समरात एक नहायत महदूद बालादस्त तबके तक ही महदूद होकर रह गए हैं। रिपोर्ट के तज्जिये में इस निज़ाम को साफ लफ्ज़ों में अरबपति राज करार दिया गया है। ये रिपोर्ट नहायत तशवीशनाक शवाहिद पेश करती है कि हिंदुस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ गैर मुसावात इंतहाई शदीद सतह पर पहुँच चुकी है। रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि यह गैर मुसावात किसी हादसे का नतीजा नहीं बल्कि दानिस्ता इख्तियार की गई पॉलिसियों की पैदावार है। एयर इंडिया का दिल्ली से मुंबई जाने वाला एक तैयारा पीर की सुबह इंजन में खराबी की वजह से परवाज़ भरने के फ़ौरन बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर वापस आ गया। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने बताया कि परवाज़ नंबर AI 884 दिल्ली से मुंबई जा रही थी। रास्ते में तकनीकी मसला पेश आने के बायस अमले के अरकान ने तैयारे को वापस दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारने का फैसला किया। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की जमात अवामी लीग के कई रहनुमाओं और कारकुनों को मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश है। अवामी लीग के रहनुमाओं का कहना है कि अगस्त में शेख हसीना की माजूली 2024 के बाद से पार्टी के कई रहनुमा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रूपोश रहने पर मजबूर हैं। उनका दावा है कि उनकी जान को ख़तरा है। उन रहनुमाओं के मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने बताया कि बहुत से रहनुमाओं पर हमला किया गया है और उनके ख़ानदानों पर भी हमला किया गया है। मुल्क के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि वो सियासी तकरीबात में हिस्सा नहीं ले सकते। हिंदुस्तान में क़याम पज़ीर शेख हसीना ने भी वहाँ के हालात पर तशवीश का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गरीबों को अमीरों का गुलाम बनाना चाहती है बीजेपी हुकूमत। सोनिया गांधी और खड़गे की नए कानून पर कड़ी तनकीद। उमर खालिद को क्यों जमानत नहीं दी जा रही, महबूबा मुफ्ती का सवाल। मामले को नाइंसाफी की बदतरीन मिसाल करार दिया। आरएसएस बीजेपी की करीब नहीं है मगर हम अपने मिशन के लिए काम करते रहेंगे, संघ के सरबराह मोहन भागवत का रिमार्क।
और दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी। अगले साल होगा नई पॉलिसी का ऐलान। बदतरीन फिजाई आलूदगी के पेश नज़र हुकूमत का फैसला। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।